बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आज के वेबिनार को अटेंड करने के लिए आप सेशन में मौजूद हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसका बेसिक टॉपिक है डेवऑप्स। हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि डेवऑप्स चीज़ क्या है, कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इससे एसोसिएटेड हैं जो हमें सीखनी चाहिए। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आजकल जैसा कि जो हालात चल रहे हैं, तो आजकल बहुत से चैलेंजेस हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्किल्स जो मार्केट में इस वक्त है जिससे हम घर बैठे हुए काम कर सकते हैं, वो सिर्फ आईटी के स्किल्स हैं। पास्ट में हमने ये देखा कि बहुत से लोग आईटी पे काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट भी करते हैं, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बहुत से काम कर रहे हैं जो रिमोट से होते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह। लेकिन डेवऑप्स एक ऐसा स्किल है कि जो हाईली पेड स्किल है और इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने घर से बैठ के अच्छे पैसे कमा सकते हैं, चाहे हम फ्रीलांसिंग करें, चाहे हम कोई जॉब करें या चाहे हम अपना बिजनेस रन करें। DevOps is the best way to make good money out of IT skills। अच्छा, ये फ्रंट पेज में आपको नजर आ रहा है फर्स्ट स्लाइड के अंदर, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान को। मेरी कंपनी है ओपनवेयर बिजनेस जिसका मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ और साथ में कंसल्टिंग कर रहा हूँ इस वक्त। बायोम एनालिटिक्स के नाम से एक कंपनी है यूएस बेस्ड जो कि हेल्थ एनालिटिक्स पे काम करती है। स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज डेवऑप्स? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक लंबी सी थ्योरी लिखी हुई है AWS के मुताबिक कि DevOps इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल फिलॉसफीज टूल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इस काबिल करे कि वो एप्लीकेशंस की डिलीवरी हाई वेलोसिटी पे कर सके। मैं इसको जरा आगे लेके चलता हूँ। कल्चर क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कल्चर है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का, एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करने का, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं और इनको फिक्स किस तरह करना है। पास्ट में देखा गया कि बहुत सी जगह पे ये फुकदान था और शायद अभी भी है कि हम सिर्फ अपनी जॉब, अपने टास्क के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई मेरा ये टास्क है, मैंने ये टास्क कर लिया है, अब मुझे इसके बाद नहीं पता कि ये चीज़ चलती है या नहीं चलती। डेवऑप्स इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। सेकेंडली, इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन सम टूल सेट्स। ऑब्वियसली आप कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं अपने इस सारे प्रोसेस की एफिशिएंसी के लिए, इसको एफिशिएंट करने के लिए। बिल्कुल दोनों इस्तेमाल होते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इससे हमें समझ आएगा कि है क्या ये डेवऑप्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे बहुत से लोग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं आईटी कंपनीज के अंदर, जिनका काम ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, उसका कोड लिखना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर उसके प्रोसेस देखना, उसके बग फिक्स करना और उस कोड को चलाना। सॉफ्टवेयर डेवलपर का ये नॉर्मली काम है। चलाने से मुराद है कि इस काबिल हो जाए कि वो चलता नजर आए। उसके बाद एक साहब हैं जिनको हम सिस्टम एडमिन कहते हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो इनके भी 6 हाथ आपको नजर आएंगे, सर्वर्स के साथ खड़े हुए, राउटर फायरवॉल्स के साथ खड़े हुए और चीजें फिक्स कर रहे हैं। पहले इनको सिस्टम एडमिन कहा जाता था, आजकल क्लाउड एडमिन, क्लाउड इंजीनियर कहा जाता है और बहुत से नाम हैं इनके। अब सॉफ्टवेयर डेवलपर इज अ जॉब, एक ऐसी जॉब है जिसमें सॉफ्टवेयर बनाने वाला अपनी चीजों को डेवलप करके इस काबिल करता है कि वो चल सके, और सिस्टम एडमिन की जॉब है कि उन चीज़ों को इस काबिल जो आपने की हुई हैं उनको आगे लेके चलना। आगे लेके चलने से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट या आपका कोई प्रोग्राम जो कि ऑनलाइन होना है, जिसके ऊपर यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो सर्विस यूजिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिस्टम एडमिन का काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको चलाए। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? अब डेवलपर ने कोड थ्रू किया ऑपरेटर को और दरमियान में एक फायरवॉल लगी हुई है। नॉर्मली इसको फायरवॉल कहते हैं। इसको फायरवॉल ना समझें, इसको दीवार समझें। ये कर्टिसी है बेसिकली AWS की, मैंने उनसे एक स्क्रीनशॉट लिया है। अब अगर आप गौर करें तो चैलेंज ये है कि डेवलपर ने ये कहा कि मैंने सॉफ्टवेयर कोड लिख दिया और इस सॉफ्टवेयर कोड को अब चलाओ आप जैसे मर्जी।
कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब कोई डेवलपर अपनी मशीन के ऊपर सॉफ्टवेयर कोड को लिख के चलाता है तो नॉर्मली उसके लैपटॉप पे, उसके डेस्कटॉप पे वो कोड चलता नजर आता है। मिसाल के तौर पे एक ई कॉमर्स पोर्टल है, वेबसाइट है, वो हमें चलती नजर आएगी, और जब हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे एक नए कॉन्फ़िगर्ड सर्वर के ऊपर, चाहे वो क्लाउड पे है, चाहे आपका सेल्फ होस्टेड सर्वर है, ये वर्चुअल मशीन है या कोई और चीज है, लेकिन होता यह है कि वो सिस्टम 90% नहीं चलता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बड़ी मजेदार है, क्योंकि हमने दरमियान में एक वॉल रखी हुई है और हम कोलैबोरेट नहीं कर रहे। हम इस चीज को कॉमन कॉज के लिए, म्यूचुअल कंपनी के इंटरेस्ट के लिए कि भाई ये चीज चलेगी, इसका सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म रन होगा, तो तब हमारी चीजें चलेंगी। सो 2008 में एक कॉन्फ्रेंस हुई कनाडा में, तो उसमें इस प्रॉब्लम की बेस पे डेवऑप्स को ये कॉइन किया गया कि हम इन दोनों को मिला के, अच्छा ये ऊप्स का पेज आ रहा है कि पेज नॉट फाउंड, सोल्यूशन निकाला गया कि हम डेवऑप्स के नाम से एक नया पैटर्न डिफाइन करें, जिसके अंदर वो लोग जो सॉफ्टवेयर कोड को लिखते हैं, यानी ये अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें, सबसे पहले है प्लान करते हैं, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर कोड को कोड करते हैं, उसका बिल्ड रन करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, और उसके बाद ऑपरेशंस के लोगों को वो सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है जो उसको रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट और मॉनिटर करते हैं। इसको इकट्ठा किया जाए, और इस स्किल का नाम रखा गया, या इस मेथोडोलॉजी का नाम रखा गया डेवऑप्स। अच्छा, इस स्लाइड में अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नजर आएगा कि डेव एंड ऑप्स दोनों क्या कर रहे हैं। पिछली स्लाइड में भी था, लेकिन अगर आप देखें लेफ्ट साइड से, सबसे पहले प्लान हो रही है कोई भी चीज। प्लानिंग होने के बाद, प्लानिंग के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं कि हमने करना क्या है, मॉकअप्स वगैरह जिसको आप कहते हैं, अगर वेब डिजाइनिंग की बात करें वो सारा कुछ आता है। उसके बाद कोड किया जाता है उस सारे प्रोसेस को, उस सॉफ्टवेयर को, और उस कोड के अंदर बग फिक्सिंग करने के बाद उसको बिल्ड किया जाता है। अच्छा, बिल्ड जब करते हैं तो अगेन उसको टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता चले कि ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इस सारे फेज के अंदर ये आइट्रेशन का प्रोसेस है, बार बार रन किया जाता है। उसके बाद ये ऑप्स के लोगों को दिया जाता है, ऑपरेशंस के लोगों को, जो इसको रिलीज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, ऑपरेट और मॉनिटर करते हैं। अच्छा, पास्ट में इस तरह था कि जैसा कि मैंने पहले ये अभी बात की कि कुछ लोग सिस्टम एडमिन हैं, तो ऑब्वियसली उनका सिस्टम एडमिन का जो जो स्किल सेट है वो हाई है, ज्यादा अच्छा है, और जो डेवलपर्स हैं उनका डेवलपमेंट का स्किल सेट हाई है। लेकिन अब इस प्रोसेस को इकट्ठा किया गया ताकि जो भी नए इंजीनियर्स आए तो उन्हें ये पता हो कि ये साइकिल क्या है, डेवऑप्स का पूरा साइकिल क्या है, और इस साइकिल को इकट्ठा करके ये प्रोसेस को डिफाइन किया गया कि अब ये दोनों लोग कोलैबोरेटिव वे में मिलके काम करेंगे। ऑब्वियसली किसी की सिस्टम एडमिन की साइड ज्यादा स्ट्रांग होगी, किसी की आपकी डेवलपमेंट साइड ज्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन ये प्रोसेस सारा दोनों को पता होगा, दोनों फरीकों को पता होगा कि ये प्रोसेस है क्या। और इस प्रोसेस के अंदर ये कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, मैं जरा जंप कर रहा हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे क्लैरिटी आएगी कि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ टूल सेट्स ताकि इस प्रोसेस को ठीक किया जाए। अच्छा, अगर आप गौर करें तो एग्जैक्टली वही चीजें जो हमने पिछली स्लाइड में देखी हैं कि यहाँ पे प्लान हो रहा है, कोड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, उसके बाद रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट, एग्जैक्टली उसी तरह की चीजें आपको इस स्लाइड के अंदर नजर आएंगी। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, फिर टेस्ट हो रहा है, डिप्लॉय हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है, दरमियान में इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है जिसमें डॉकर और टूल इस्तेमाल हो लें, और लॉग है, सिक्योरिटी है और कोलैबोरेशन है। अब हम एक ऐसा चैलेंज सामने लेके आते हैं जिसके अंदर हमने एक ऐप, एक किसी भी एक ऐप पर मिसाल लेते हैं जो इस वक्त जिसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा चाहिए, और उस ऐप की रिलीजेस भी आ रही है। मिसाल के तौर पे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डेवलप करना है। तो डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिकमेंड किए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपकी सॉफ्टवेयर की कोलैबोरेशन कर सके, सोर्स कोड की कोलैबोरेशन कर सके। पास्ट में SVN के नाम से एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता था, और आजकल गिट और गिट लैब और गिट हब के नाम से बहुत फेमस है, इसी तरह बिट बकेट है। सो अगर हमने अपने आप को इस साइकिल में डालना है जहां पे एक से ज्यादा लोग या शायद एक शख्स भी
कोड के ऊपर काम कर रहा है और किसी भी वजह से एक प्रॉब्लम आई उस कोड के अंदर और उस प्रॉब्लम की बेस पे वो वापस पिछली आइटरेशन पे जाना चाह रहा है जो कि रनिंग कोड था, तो ये मैनुअल पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं डेवलपमेंट के या सॉफ्टवेयर की वर्जनिंग के सिस्टम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गिट। मैं गिट एज अ सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। गिट हब, गिट लैब, बिटबकेट, ये सारी उसके यूटिलिटीज हैं, ये रिपोजिटरीज हैं। और अगर हम बात करें पब्लिक होस्टेड में, तो हमारे पास दो प्लेटफॉर्म हैं। एक प्लेटफॉर्म है आपका गिटहब, बहुत फेमस है। दूसरा प्लेटफॉर्म है हमारे पास गिट लैब है, इवन बिटबकेट भी है। और गिट लैब, गिटहब, ये दोनों अलाउ करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट रिपोजिटरी रखें। फॉर एग्जांपल, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस पे काम कर रहा हूँ और मुझे अपना सॉफ्टवेयर कोड पब्लिक नहीं करना, तो फिर उसको प्राइवेट रखने के लिए हमें इन कंपनियों से या इन सर्विस प्रोवाइडर से ये सर्विस लेनी होगी। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये सर्विस हम बिल्कुल ना लें, मैं आगे इसके ऊपर तफसील से बात करूंगा, बल्कि हम अपना एक इन हाउस सर्वर सेटअप करें जिसके अंदर हमारा सोर्स कोड भी इन हाउस पड़ा हो, बाहर ना पड़ा हो, कोई इसको ना देख सके, तो उसके लिए मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा गिट लैब। गिट लैब बहुत अच्छा टूल है और उसकी रीजन भी आपको दूंगा। अच्छा जी, टेस्टिंग अब इसके अंदर आ गया सेकंड फेज। सॉफ्टवेयर आपने कोलैबोरेट कर लिया, मुख्तलिफ कोडर्स ने एक सॉफ्टवेयर के अंदर अपना अपना डेली कमिट कर रहे हैं सारा प्रोसेस, और हम देख सकते हैं कि किस यूजर ने या किस डेवलपर ने किस टाइम पे क्या कमिट किया था, किस कोड को एंटर किया, और वो कोड हम वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड फेज है टेस्ट। तो पास्ट में आपके पास जेनकिन के नाम से एक टूल है, ये इस्तेमाल हो रहा था, आजकल भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम जावा की बात करें तो जावा में मैविन के नाम से एक टूल इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह एससी लिखा हुआ है, आपका ऑटोमेटेड टेस्टिंग है। पाइथन की बात करें तो उसमें फ्लेक 8 के नाम से एक टूल है। ये टेस्टिंग का टूल बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई सोर्स कोड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं, और आप चाहते हैं कि उसके अंदर टेस्टिंग के पैरामीटर्स भी हों, तो दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि वो टेस्टिंग हो। आजकल जो डेवलपमेंट हो रही है वर्ल्ड वाइड, उसको टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कहा जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है उन लोगों के लिए जो डेवलपर्स हैं, सॉरी मैं अभी चैट को मैसेजेस नहीं पढ़ रहा, मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है डेवलपर्स के लिए कि जो आपके टेस्टिंग टूल्स हैं वो टेस्ट ड्रिवन मेथोडोलॉजीज के बेस पे काम करें, और सबसे पहले टेस्ट लिखें। टेस्ट लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपने एक बेंचमार्क सेट किया अपने सॉफ्टवेयर का, और आप कहते हैं कि जब तक इस बेंचमार्क के ऊपर ये मेरा सॉफ्टवेयर कंप्लाई नहीं करेगा, इसको हम आगे नहीं लेके जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट बात अगेन कि टेस्ट पहले लिखा जाता है और उसकी बेस पे फिर सॉफ्टवेयर पूरा लिखा जाता है ताकि आपकी टेस्टिंग हो सके। फिर डिप्लॉयमेंट का फेज आ गया है। टेस्टिंग के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर आपका बिल्ड का फेज भी है। हम थोड़ा सा आगे जाके इसको ज्यादा तफसील में देखेंगे और कौन से टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। डिप्लॉयमेंट में आप जेनकिन या एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं CI, NCAT, CD। CI इज अ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का प्रोसेस है डेवऑप्स के अंदर। इसके बगैर डेवऑप्स मुकम्मल नहीं है। क्यों मुकम्मल नहीं है? क्योंकि डेली आपकी चीजें इसके अंदर ऐड हो रही हैं, तो उसी कोड के अंदर इंटीग्रेशन, और इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। और नेक्स्ट लेवल है कंटिन्यूस डिलीवरी या कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूस डिलीवरी क्या चीज है कि जब आपने वो नया कोड इंटीग्रेट किया अपने सिस्टम में, तो आप ये चाहते हैं कि वो इंटीग्रेशन के बाद सर्विस के तौर पे यूजर को अवेलेबल भी हो, तो आप उसको अवेलेबल कर। तो डिप्लॉयमेंट यहाँ पे काम आएगी। अच्छा, डिप्लॉयमेंट में आप ये CI और CD के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे जिस तरह जेनकिन्स लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको रिकमेंड किया है गिट लैब। अच्छा, उसके बाद मॉनिटर है। ऑब्वियसली जब एप्लीकेशन चल जाती है तो उसको मॉनिटर भी करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। मिसाल के तौर पे लेगियस एक बहुत फेमस टूल है, या आपको यहाँ पे इसिंगा के नाम से एक टूल नजर आ रहा है। ये दोनों ओपन सोर्स हैं, ये बहुत फेमस हैं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो लॉग मैनेजमेंट, जिसमें अनोमली लॉग है। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है और दिन को उसको चलना चाहिए 200 MB या 500 MB की बैंडविड्थ इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन रात को बैंडविड्थ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो ऑब्वियसली अनोमली चेक की जाएगी कि क्यों रात को इस्तेमाल हो रही है, हुआ क्या है। ये भी हो सकता है कि किसी ने वहाँ पे डाउनलोड लगा दिया हो
और वो चल रहा हो, लेकिन इट्स नॉट नॉर्मल। मिसाल के तौर पे आपके टेलीकॉम प्रोवाइडर्स पाकिस्तान में, जब फ्राइडे प्रेयर का टाइम आता है, पेंडेमिक से या एपिडेमिक से पहले की बात करूं, तो वो 2 से 3 घंटे उनका एकदम नीचे आ जाता है ग्राफ के, भाई यूटिलाइजेशन कम हो गई है। सो लॉग से आप ये सारा कुछ देख सकते हैं। इसमें ग्रे लॉग 2 के नाम से टूल है, लॉग स्टैच है, और बहुत से टूल हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे ये जो आपके सामने डॉकर एक आपको नजर आ रहा है, इसको मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सारे प्रोसेस में। डॉकर इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम अपनी जो सर्विस है उसको मूवेबल कर सकें। ये मैंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट को मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है इसका मतलब। अच्छा, इससे नीचे अगर आप देखें तो कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म हमें बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे हमारे यूजर्स आपस में डिस्कस करना चाह रहे हैं आजकल के दिनों में, डेवलपर्स और आपकी सारी टीम, तो मुख्तलिफ आपके टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह स्लैक के नाम से एक टूल है जो कि डिजाइंड है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, टीम्स के नाम से एक टूल है। इसी तरह और बहुत से टूल्स हैं जो मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर हमें दे रहे हैं और हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको टास्क को मैनेज करने के लिए भी टूल्स चाहिए, जहाँ पे आप अपने जो टास्क लिखे हुए हैं कि कौन कौन सा टास्क किया और उसको चेकलिस्ट को ओके करते जाए। सो कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म इसलिए जरूरी है कि किसके जिम्मे क्या काम था, उसने क्या किया और कौन सा काम करना है। इसको मैं आगे जाके जरा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और सिक्योरिटी के लिए आपके पास कुछ टूल्स हैं, जिस तरह स्नोड के नाम से एक ओपन सोर्स टूल है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख के आप थोड़ा सा परेशान ना होइएगा कि पहले जरा कम चीजें थी अब ज्यादा आ गई। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, तो आपको बॉक्स के नाम से एक नजर आएगा, गूगल ड्राइव नजर आ रही है, गूगल डॉक्स नजर आ रहे हैं, ऑफिस नजर आ रहा है, ट्रेलो नजर आ रहा है, ड्रॉप बॉक्स नजर आ रहा है। और ये सारे हाईलाइटेड हैं प्लान की तरफ। ये डॉक्यूमेंट के सिस्टम्स हैं जिनके अंदर आप अपना प्लान करके डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आप बिल्ड करते हैं, जो कि डेवऑप्स का फर्स्ट प्रोसेस है, तो आप इनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने का मकसद ये है, या फायदा ये है कि ये आपके कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म हैं और एक से ज्यादा लोग एट अ टाइम इनके अंदर चेंजेस अगर करना चाहें डिजाइन करते हुए किसी सॉफ्टवेयर के प्लान को, तो वो कर सकते हैं। ये बड़ा आसान है। फिर उसके बाद प्लान के साथ ही आपको नीचे ट्रेलो के नाम से, बेस कैम्प के नाम से ये सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये काइंडली आप नोट भी कर सकते हैं। मैं बाद में प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूंगा ताकि अगर जरूरत हो किसी को तो वो देख सकते हैं। अच्छा, ट्रेलो और इस तरह के बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जब आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें कि हमने कितने फेजेस में ये सॉफ्टवेयर का पूरा डिजाइन करना है, डिजाइन करने के बाद इसको बनाना है, तो हर एक टीम मेंबर का एक टास्क होगा, सारे एक ही काम पे नहीं लग जाएंगे। और ये जो प्लान का फेज है, डेवऑप्स का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है कि आप पहले डिसाइड करते हैं कि हमने करना क्या है, फिर उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि किस टीम मेंबर का क्या हिस्सा है, उसके जिम्मे क्या काम है, ताकि हर चीज जो है कोलैबोरेटिव वे में आसानी से हो सके। उसके बाद अगर आप नीचे लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको बिल्ड नजर आ रहा है, और बिल्ड आपको गिटहब, डॉकर, कुबरनेटीज, एनपीएम, गिटलैब, इन सारों की तरफ आपको रेफर कर रहा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि आप इस काम के लिए गिटलैब इस्तेमाल करें। गिटलैब इस्तेमाल करने की वजह अगेन कि आप एक से ज्यादा काम एक टूल पे कर सकते हैं, तो आपकी जो मैनेजमेंट ऑफ टूल सेट्स है वो मिनिमाइज हो जाएगी। अदरवाइज आपको सीआई के टूल लादा चाहिए होंगे, आपको टेस्टिंग इसी के अंदर हो जाती है। ऑब्वियसली आपको कोई रन करने पड़ते हैं टेस्ट के सॉफ्टवेयर, लेकिन आप इसी के अंदर कर सकते हैं। आपको अलादा कोई टेस्टिंग का इंजन जो टेस्ट को रन करे वो नहीं चाहिए। डॉकर, ऑब्वियसली आप जब एक पैकेज लिखते हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ट्रेडिशनल वे है जिसपे हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई या एक फिजिकल मशीन बनाई, हमने उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया। अगेन वो जो प्रॉब्लम था कि वो सॉफ्टवेयर उसमें डाला, अब अगर हमने एक्सपैंड करना है, अब हम 1000 यूजर से 10,000 यूजर को वो सर्व करेंगे, तो हमें फॉर एक्सपेंडिंग आवर सर्वर या आपकी स्केल करने के लिए आपकी सर्विस,
हमें फौरन एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि ये मुख्तलिफ सर्वर्स पे चले जाए, लोड बैलेंसिंग क्लस्टर स्टार्ट हो जाए, पीछे सारी इंटीग्रेशन हो जाए और हम सीमलेसली 1000 से 10,000 इवन लाख मिलियन 10 मिलियन और उससे भी बहुत ज्यादा यूजर्स को एट अ टाइम सर्व कर सके। ये पॉसिबल नहीं है हमारे ट्रेडिशनल वे पे। ट्रेडिशनल वे हमारा क्या है कि हम एक सर्वर लेते हैं, नीचे ओएस है, उसके ऊपर आप कोई एप्लीकेशन डालते हैं, नीचे ऊपर डेटाबेस डालते हैं और उसके ऊपर आप चीजें डालना शुरू कर देते हैं। ये मेथोडोलॉजी पुरानी हो गई है। अब हम बात करते हैं माइक्रो सर्विसेज की। और ये जो मेथोडोलॉजी जो मैंने अभी कही, इसको हम कहते हैं मोनोलिथिक। मोनोलिथिक इज गोइंग टू एंड सून, मतलब हो रही है बहुत ज्यादा। माइक्रो सर्विसेज का फायदा ये है कि आप छोटी छोटी सर्विसेज करके सिस्टम को एक्सपैंड कर सकते हैं। आप उसकी स्केलेबिलिटी के हवाले से, उसकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, अगर कोई फिजिकल लोड डाउन हो जाता है तो आप ये सारे काम कर सकते हैं और आप बेसिकली बड़ी सर्विस को तोड़ के छोटी छोटी सर्विसेज में ले आते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है, जिसमें आपके सामने सर्कल सीआई आपको नजर आ रहा है, ऊपर स्प्लिट लिखा नजर आ रहा है, ट्रेवियस सीआई नजर आ रहा है। ये काम भी आपको गिटलैब करके देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके बिल्ड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन तक तो आपको गिटलैब कर रहा है। उसके बाद है डिप्लॉय। अगर आप डिप्लॉय देखें तो आपको राइट साइड पे कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं। अगेन गिटलैब इज गुड टू रन ऑल दीज थिंग्स। मैं गिटलैब के लिए काम नहीं करता, ना मेरा उनके साथ कोई रिलेशन है। मैं इस वजह से सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये आपके बहुत से चैलेंजेस को कम कर देगा और ये ओपन सोर्स टूल है। और फिर हम जब ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन के अंदर हमारे पास सिस्टम को चलाना और उनकी मॉनिटरिंग करना, जिस तरह लॉगली हमें नजर आ रहा है, नेगियस नजर आ रहा है, ये सारी चीजें हमें नजर आएंगी। तो ये जो स्क्रीन है, इसको अगर हम थोड़ा सा जरा गौर से देखें तो हमें नजर आएगा कि ये मुख्तलिफ हमें चॉइसेस दे रहा है उन सॉफ्टवेयर की जो कि जरूरत है हमारे इस काम के लिए, डेवऑप्स के लिए, वो टूल्स, और हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि लाजमी नहीं है कि यही सॉफ्टवेयर आपको नजर आए। इसके अलावा हजारों सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास मार्केट में अवेलेबल, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना काम कर सकते हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी चॉइस होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के काम करने वाले लोगों की चॉइसेस होती हैं कि वो किस टूल पे जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, उसके अंदर कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो फीचर सेट उनको रिक्वायर्ड है और वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये गिटलैब सीडी का प्रोसेस है जो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डेवऑप्स का आप समझिए कि ऑटो डेवऑप्स का पूरा साइकिल है। और जो गिटलैब का इस्तेमाल है, इसमें अगर आप गौर करें तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जो कि डेवलपर्स का काम है, और दूसरे नंबर पे है कंटिन्यूस डिलीवरी। अच्छा, डिलीवरी के अंदर भी कुछ चीजें जो है डेवलपर के उसमें आती हैं, लेकिन ये ज्यादा काम है कि आप सर्विस को डिप्लॉय किस तरह करते हैं। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में देखें कि आपके पास एक मास्टर ब्रांच पड़ी हुई है कोड, और आप उसके अंदर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। सबसे पहली रिकमेंडेशन ये है कि आप मास्टर ब्रांच के अंदर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। आप उसकी एक ब्रांच बनाएंगे। अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो वो मास्टर इस्तेमाल होगी। अगर आप फर्स्ट ब्रांच बना रहे हैं डेवलपमेंट की, तो वो आपकी ब्रांच डेवलपमेंट कहलाएगी। और उसके बाद आपकी स्टेजिंग की ब्रांच अलग होगी, अगर आपके सिस्टम में स्टेजिंग है। सो आपको 3 स्टेप्स जरूर रखने चाहिए कि डेवलपमेंट का काम अलग हो, उसके अंदर चेंजेस आती हैं, उसके अंदर मसले आते हैं, तो वो आपकी प्रोडक्शन के ऊपर असर ना डाले। सो ये बिल्कुल सेपरेट कर देता है सिस्टम को, आपने सेपरेट रखना है। और डेवलपमेंट के बाद आप स्टेजिंग का एक इन्वायरमेंट रखें, जिसमें डेवलपमेंट और आपकी प्रोडक्शन के दरमियान एक इन्वायरमेंट हो जहां आपको लाइव टेस्टिंग का मौका मिले और आप कैनरी डिप्लॉयमेंट के जरिए मुख्तलिफ यूजर्स को उसके ऊपर पुश भी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे मोबाइल ऐप, फेसबुक की या मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो हम कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है कि जी नया डैशबोर्ड आ गया या नया लुक आ गया है, तो आप चाहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें। तो हम उसको कंसेंट देते हैं यस, तो वो फौरन हमें कैनरी डिप्लॉयमेंट पे ले जाता है और वहां पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम नई ब्रांच बनाएं और उसके ऊपर अपना कोड पुश करें। कौन सा कोड? जो हमने डेवलप किया है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और एक से ज्यादा यूजर्स इसको पुश कर सकते हैं। फिर आप ऑटोमेटेड टेस्ट बिल्ड करें और टेस्ट करें।
बड़ी मजेदार बात है, गिट लैब के अंदर ऑटोमेटेड आपकी बिल्डिंग और टेस्टिंग इज देयर। और आप जब कोड के अंदर अगर आपके कोई फिक्सेस हैं तो वो इंटीग्रेशन के अंदर ये सारा काम खुद करेगा। जब आप यूजर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि डेवलपर है, जब कभी वो कमिट करेगा अपने कोड के अंदर, और गिटलैब के अंदर एक फाइल है जिसको हम बेसिकली गिटलैब CI फाइल कहते हैं, जिसका काम ये है कि आप जो जो स्टेजेस चाहते हैं अपने सिस्टम में वो स्टेजेस आप उस फाइल में लिखें। तो जो डायरेक्शंस उस फाइल में आप लिखेंगे उसके बेसिकली आपको क्या कहते हैं टेम्पलेट्स भी मिल जाती हैं सिस्टम के अंदर ही, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं PHP, जावा, पाइथन सब के लिए। तो आप उसको जब यूजर जब उसको पुश करेगा, डेवलपर पुश करेगा, पुश से मुराद है कमिट करेगा अपने कोड को, तो ये जो लिखा हुआ सारा प्रोसेस है ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। लेकिन डेवलपर को जब ये सारा काम रिव्यू और अप्रूव हो जाए, मैं रिव्यू और अप्रूव की तरफ आ रहा हूँ, तो मर्ज रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, और मर्ज रिक्वेस्ट जो है डेवलपर खुद अप्रूव नहीं करता। उसके ऊपर कोई सीनियर हो जो इस सारे प्रोसेस को समझता हो, क्योंकि एक डेवलपर का ये काम नहीं है, मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, टीम लीड की बात कर रहा हूँ या कोई जो इसको प्रोसेस को लेके चले, तो वो इस मर्ज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे आफ्टर गेटिंग द एग्जैक्ट रिव्यू और उसका अप्रूवल देख के कि भाई ये जो हमने रिक्वायरमेंट सेट की थी वो क्या इस पे हुई है। और हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि टास्क लिस्ट के अंदर भी डिफाइन होता है कि कौन सा काम किस यूजर ने करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पेज के अंदर, ई-कॉमर्स पेज के अंदर कोई बग है, जब वो पेज चलता है तो वो इमेज सही नहीं दिखाता, और वे एक डेवलपर जिसका ए डेवलपर को असाइन हो गया है और हमने अपनी टास्क लिस्ट के अंदर उसको डिफाइन किया गया और वो बग फिक्स भी हो गया, तो हमारा जो टीम लीड है इन दोनों को मैच करेगा कि भाई ये बग फिक्स हो गया है, फिक्स होने के बाद उसने टास्क कंप्लीट कर दिया है, ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली साथ साथ चल रही होंगी, तो वो मर्ज रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। अदरवाइज ये साइकिल दोबारा चलेगा और वापस चला जाएगा डेवलपर। फिर बात आती है कंटिन्यूस डिलीवरी की। कंटिन्यूस डिलीवरी ये है कि आप क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ इस सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ, चाहे वो आपका प्रॉड एनवायरनमेंट है, चाहे आपका वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट है, चाहे आपका वो डेव एनवायरनमेंट है। प्रॉड एनवायरनमेंट की रिकमेंडेशन मेरी ये है कि उसके बहुत थोड़े लोग हों जो कि ऑपरेशंस के लोग हों, जो कि इस चीज की जिम्मेदारी लें कि जब ये सारे प्रोसेसेस हो जाएं तो तब वो इस चीज को क्लाउड पे या आपके जो सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जो प्रॉड का प्लेटफॉर्म है, उस पर डिलीवर करें इस कोड को। अच्छा, ये भी आप देखें नीचे अगर गौर करें तो ये प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होता है और ये सारा ऑटोमेटेड है। ये सारा प्रोसेस इसको ऑटो डेवऑप्स कहते हैं और ये YAML की फाइल में लिखा जाता है। गिटलैब की अगर बात करूं, अगर आप गिटहब की बात करें तो गिटहब में आपका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन तक ये काम सारा गिटहब पे होगा। और जब आप बात करेंगे कंटिन्यूस डिलीवरी की तो आपको डिलीवरी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो बहुत फेमस सॉफ्टवेयर आजकल चल रहा है सर्कल CI, इसी तरह ड्रोन CI और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। CI का वर्ड जिसके साथ लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि वो CI CD यानी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होता है, या जेनकिन CI ये भी बड़ा फेमस है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स की बात हम करते हैं तो हमारे पास कुछ बड़े बड़े नाम हैं। मिसाल के तौर पे Amazon वेब सर्विसेज है, अजूर है, गूगल क्लाउड है, ओपन स्टैक है, डिजिटल ओशियन है, IBM क्लाउड है और बहुत से नाम हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि हम देखते हैं कि जो ये सारा प्रोसेस करते हैं। अच्छा, क्लाउड का पहले आज से कुछ अर्सा पहले ये प्रोसेस ये था, कहा जाता था कि हम वहां पे जाके वर्चुअल मशीन बना लें और उसके साथ एक स्टोरेज अटैच कर लें। लेकिन आजकल थोड़ा सा बात आगे चली गई है। मिसाल के तौर पे आप मशीन बनाते हैं और उसके साथ स्टोरेज अटैच करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जी मेरी उस सारे सिस्टम की स्टोरेज और सारी चीजें मैनेज हो, या फिर कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म हो जहां पे ये मेरी सर्विस चल रही है और मैनेज प्लेटफॉर्म हो। हम आगे बात करेंगे उस पर। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि उस प्लेटफॉर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको अप एंड रनिंग रखेगा। तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म ये करते हैं। ओपन स्टैक पब्लिक में भी इस्तेमाल हो रहा है, फुली ओपन सोर्स है, और प्राइवेट क्लाउड के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है कि आप अपने सेल्फ होस्टेड प्राइवेट क्लाउड के ऊपर भी सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, डॉकर कंटेनर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बात की वर्चुअल मशीन की। जब हम एक वर्चुअल मशीन को एक मशीन से
पुराने प्रोसेस की बात करते हैं, उठा के दूसरी फिजिकल मशीन पे मूव करें, अगर वो वर्चुअल मशीन का साइज जो 100 GB है तो कितना टाइम वो लेगी उसको मूव करने में? ऑब्वियसली डिपेंड करता है उसकी फिजिकल हार्डवेयर की कैपेबिलिटी पे कि नेटवर्क स्पीड कितनी है, डिस्क स्पीड कितनी है, और बहुत सी चीजें। और अगर हमें एक एप्लीकेशन चलाई है जो हम चाहते हैं कि जी स्केल करें, कि अगर वो 1000 यूजर को सर्व कर रहा है और एकदम मिलियन यूजर आ गया, तो वो कैसे उसको सर्व करेगा? तो हम एक मशीन की रेप्लिकेशन करेंगे, तो फिजिकल सर्वर पे तो ये इम्पॉसिबल है, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके लिए एचए क्लस्टर बनता है, लोड बैलेंसर बनता है, और उसकी मेंटेनेंस, ये वो बहुत कुछ है। फिर ये प्रोसेस आया कि आप अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर कर्नल चल रहा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप क्या करें? एक प्रोसेस आया सामने जिसका नाम कंटेनराइजेशन रखा गया, कि आप वो फाइलें जो कि रिक्वायर्ड हैं आपको चलाने के लिए, ई कॉमर्स कोड उस मशीन के अंदर डाल दें, छोटी मशीन के अंदर, और वो सारी लाइब्रेरी जो उसको चलाने के लिए जरूरी हो, और उनको हम रन करें। ये प्रोसेस बेसिकली डेवऑप्स की जान है, क्योंकि हमने ये जितनी बात की यहाँ पे, मैं बैक पे जाता हूँ, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की और कंटिन्यूस डिलीवरी की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कोड है, जिस कोड को हम यहाँ पे चला रहे हैं, चलाने से पहले बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड करने के अंदर उसके बग फिक्सेस भी हो रहे हैं, उसकी ऑटोमेटेड बिल्ड और टेस्ट हो रही है। दोबारा उस बात पे आए कि जो हमारा डेवलपर है जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कर रहा है और जो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हो रही है, यहाँ पे फिजिकल मशीनें आ जाए, तो ये कितना जल्दी पॉसिबल है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा कोड? ये नियर टू इम्पॉसिबल होगा। इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। तो डेवलपर जो भी काम करेगा, अपना कोड पुश कर रहा है, तो वो बिल्ड करवाएगा कंटेनर को, और गिट या इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर हैं, वो डॉकर कंटेनर को क्लाउड के ऊपर जो बना हुआ है वहां पे अपनी मशीन तैयार करके, यानी कनेक्ट करके, अपना हर बिल्ड का एक कंटेनर बनाते हैं। यानी बिल्ड का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, बिल्ड करते हैं जो कंटेनर के अंदर हो। उसके अंदर क्या क्या होगा? ऑब्वियसली हमारी रिक्वायर्ड वर्चुअल मशीन, यानी अपाची हमें चाहिए और पीएचपी चाहिए। तो इस इमेज के अंदर बहुत छोटा इमेज है, इस कंटेनर की मिसाल मैं देता हूँ कि छोटे इमेजेस में एक से इमेज है एल्पाइन लिनक्स। लिनक्स नॉर्मली अगर आप देखें उबंटू वगैरह, तो आपको 250-300 MB मिनिमम मिलती है कमांड लाइन। लेकिन अगर आप बात करें इस कंटेनर की, डॉकर इमेज की, या कोई और आपका जो कंटेनर है, तो ये 5 MB से 6 MB का है। और आजकल के दौर में जब इंटरनेट की स्पीड फास्ट है, तो 5-6 MB इज नथिंग। और आप उस 5-6 MB के बेस इमेज पे जहाँ PHP और अपाची पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अपने पैकेजेस डालें और उसको चला दें और उसको मूव करें, तो आप देखेंगे कितना फास्ट होगा। और इसका जो आर्किटेक्चर है, अगर आप गौर करें, ग्रीन में इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा नजर आ रहा है, ऊपर आपका होस्ट ओएस है, क्योंकि वो मशीन तैयार है, उसको कुछ नहीं चाहिए, मशीन का लफ्ज इस्तेमाल करो उस इमेज को, सिवाय इसके कि उसके नीचे डॉकर इंस्टॉल हो। डॉकर इंस्टॉल है, डॉकर कंटेनर इमेज हमने बिल्ड किया। मिसाल के तौर पे मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैंने एक इमेज बिल्ड किया, और मेरे जैसे कंपनी में 30 लोग काम कर रहे हैं और सारे इमेज बिल्ड करते जा रहे हैं, सारे अपने कोड को करते हैं, टेस्ट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको तो मैनेज करना बड़ा टफ हो जाएगा। वो जो डॉकर कंटेनर की इमेज फाइल है वो कहाँ जाएगी? अगर आप पब्लिक में रखना चाह रहे हैं तो hub.docker.com, अगर आप पर्सनल अपने इन्वायरमेंट पे करना चाह रहे हैं तो आपको आपका सेल्फ होस्टेड कंटेनर रजिस्ट्री चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जी आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर से ये सर्विस लें, तो Amazon आपको ये सर्विस दे रहा है, अजूर दे रहा है, आपको गूगल दे रहा है, और बहुत से सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि डेवऑप्स का, जहां पे भी आप नाम सुनेंगे तो आपको ये सर्विसेज देंगे। डेवऑप्स में आपको वो देते हैं कि जी आपका कोड की ये जो कंटेनर रजिस्ट्री है, और उसके बाद उसका सारा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस प्लेटफॉर्म। सो आज का जो क्लाउड है, वो क्लाउड वो सादा नहीं है कि जिसमें वर्चुअल मशीन बनाए और उसके ऊपर ओएस इंस्टॉल हुआ है और उसके ऊपर अपनी फाइलें इंस्टॉल करें। आज का क्लाउड ये है जो कि डेवऑप्स इनेबल्ड है, कि आप डॉकर कंटेनर या कंटेनराइजेशन पे काम कर सकते हैं, उसके सोर्स कोड को कहीं पे रख रहे हैं, फिर कंटेनर रजिस्ट्री आपके पास होगी, उसके ऊपर वो आपके जितने इमेजेस बिल्ड हो रहे हैं वो सारे आप रखेंगे। और ऑब्वियसली वो इमेजेस ऐसी रेंडमली बिल्ड नहीं होंगे,
जो भी यूजर जो भी आपका डेवलपर उसको बिल्ड करेगा तो वो उसका एक टैग देगा कि जी इस सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है। वर्जनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें कभी आप वर्जनिंग करें तो वर्जनिंग में आप सबसे पहले ये देखें कि मेजर रिलीज क्या है, फॉर एग्जांपल 1, और उसके बाद पॉइंट, उसकी माइनर रिलीज पॉइंट, क्या वो बीटा वर्जन है, क्या वो प्रॉड वर्जन है, क्या वो डेव वर्जन है। ये 3 चीजें मिनिमम होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये आप अपने हिसाब से देखते हैं कंटेनर रजिस्ट्री में। लेकिन प्रैक्टिस ये है कि कंटेनर रजिस्ट्री में आप वो सोर्स कोड लेके जाते हैं नॉर्मली जो कि प्रॉड के लिए तैयार होता है या फिर स्टेजिंग के लिए तैयार होता है। जो डेव की चीजें आप नहीं रखते, डेव की चीजें कहाँ जाती हैं? सो डेव की चीजें जनाब अली आपकी आती हैं इस गिट लैब टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर। इसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का नाम आपने याद रखना है। इसका काम है कि आपके आर्टिफैक्ट्स को आपके रिक्वायर्ड टाइम के लिए सेव करें। आर्टिफैक्ट्स वो पैकेज होता है जब आपने बिल्ड रन किया तो वो जो भी पैकेज बनेगा उसको अपने पास सेव कर लेगा, और अगर आप उसको सेव करवाना चाहते हैं कंटेनर रजिस्ट्री पे वहां भी सेव हो जाएगा, लेकिन आपके पास एक सर्टेन टाइम के लिए वो सेव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मेरी जो आर्टिफैक्ट्स है वो एक दिन के लिए मिनिमम सेव हो, जो भी काम हो रहा है आज हो रहा है तो कल 24 घंटे बाद वो डिलीट हो, उसको रहना चाहिए। और फिर कंटेनर रजिस्ट्री से आप वो कोड जो आपने बिल्ड किया है, टेस्ट किया है, फाइनल हो गया है, उसको आप डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करते हैं। और डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म आपका सेल्फ होस्टेड क्लाउड हो सकता है, आपकी वर्चुअल मशीन हो सकती हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है, और आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म हो सकता है, और कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म हो सकता है। वेरी वेरी रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म इज कुबरनेटिस K8s। ये आपके सामने कुबरनेटिस आ गया है, ये आपको ग्राफ नजर आएगा। कुबरनेटिस को आप अगर ये चीजें देखना चाहते हैं तफसील में, डॉक्टर की, कुबरनेटिस की और ये सारी चीजें, तो ओपन सोर्स एजुकेशन .net मैंने अपनी स्लाइड के शुरू में लिखी हुई थी। ये पोर्टल है मेरा, ब्लॉग है जिसमें हमारी ट्रेनिंग पड़ी हुई है उर्दू में। तो उसमें कुबरनेटिस को पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से मसाइल हैं, पूरा आर्किटेक्चर क्या है, डिप्लॉय कैसे करेंगे सर्विस। उससे पहले डॉकर की पूरी बात हुई है, उसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, लिनक्स की बात हुई है, तो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। अच्छा, कुबरनेटिस एक प्लेटफॉर्म है जो कि 2015 में डॉकर के अंदर जब मसला आया कि बहुत से कंटेनर जब लॉन्च होना शुरू हो गए, तो उनको उसका हिसाब रखना कि ये कंटेनर क्या काम कर रहा है, इसकी ये डाउन हो गया है, चल रहा है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। आप इमेजिन करें कि आपके पास 10 कंटेनर चल रहे हैं, तो हो सकता है आप सिस्टम एडमिन के तौर पे उनको देख सकें, फिक्स कर सकें। लेकिन दिन के जब 50 डेवलपर्स काम कर रहे हैं और डेली वो कंटेनर्स पे कंटेनर्स डेवलप हो रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज के वो सारा हो क्या रहा है। सो कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया 2015 में। जब इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया गया जी कंटेनराइजेशन तो हो गई है, लेकिन कंटेनर्स को मैनेज करना मैसिव स्केल पे और उनकी डिलीवरी को मैनेज करना, और अगर कंटेनर डिलीट हो जाता है किसी भी वजह से तो उसकी रेप्लिका सेट को मैनेज करना, कंटेनर के अंदर कोई फिजिकल स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, तो वो परमानेंट स्टोरेज को उसके साथ प्रॉपरली अटैच करना मल्टीपल कंटेनर्स के साथ। खैर कंटेनर डॉकर के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल में करना ये बड़ा टफ है। तो उसके लिए 2015 में ये सामने आया कि कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो गूगल ने ऑफर किया जी हम तो ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं BORG के नाम से, बोर्ग, और इसका काम ही यही है कि ये आपकी जो सर्विस डिलीवरी है उसको इंश्योर करता है कि वो डाउन नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपका एक नोड है कुबरनेटिस का, तो आपकी सारी सर्विस उससे सर्व होगी। लेकिन अगर आप ये 100 नोड बना दें तो कुबरनेटिस क्लस्टर का ये काम है खुद कि किस नोड पे सर्विस डिप्लॉय है और उसको बाहर किस तरह एक्सपोज करना है, उसके रेप्लिका सेट कैसे कर रहे हैं, उसके पॉड्स क्या हैं, उसके डिप्लॉयमेंट सेट्स क्या हैं, उसका इंग्रेस कैसे मैनेज करना है, उसके सीक्रेट्स कहाँ स्टेव करने हैं। ये सारा काम कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म का है जो कि हमारी बहुत सी हसल्स को कम कर देता है और आपकी जो सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के प्रॉब्लम्स हैं उन सारों को आसान कर देता है। तो डेवऑप्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिलीवरी के हवाले से, सर्विस डिलीवरी या सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के हवाले से, वो है कंटेनराइजेशन के बाद आपकी कुबरनेटिस। कुबरनेटिस के अलावा और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये बहुत फेमस है, ओपन सोर्स है, इसकी वर्जनिंग, इसकी मैनेजमेंट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म से हो रही है। बाय द वे जो इसका स्टीयरिंग कमेटी है मैं उसका मेंबर हूँ पाकिस्तान से,
और बहुत सी चीज़ें इसकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब कुबरनेटिस भी आपको चाहिए, तो क्या तरीका है कि आप कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म ले सकें? तो आपके पास मैनेज के 8S, जो कि आपको गूगल क्लाउड देता है, अजूर देता है, AWS देता है, और बहुत से क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो देते हैं, जो कि ओपन स्टैक बेस्ड है। जिनमें से एक एग्जांपल आपके पास IBM की क्लाउड की है, ओपन स्टैक, वो भी आपको देते हैं कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म, और शायद ओरेकल भी देता है, और बहुत से नाम है। दूसरे नंबर पे आप सेल्फ होस्टेड इन्वायरमेंट के ऊपर भी ये कर सकते हैं, और सेल्फ होस्टेड में आपका ओपन स्टैक क्लाउड भी हो सकता है और आपकी बेयर मेटल मशीन भी, बट बेयर मेटल इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। प्लीज डोंट यूज बेयर मेटल इन्वायरमेंट, यूज वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट, और उसके ऊपर आप अपना इन्वायरमेंट करें ये सारा सेटअप कुबरनेटिस का। अच्छा, मैनेज कुबरनेटिस में क्या होगा कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपका जो कुबरनेटिस का क्लस्टर का कंट्रोलर है, उसकी एक्सेस आपको नहीं देगा, वो खुद मैनेज करेगा, और जो आपके वर्क नोड्स हैं उनकी एक्सेस आपको देगा, और आप अपने क्लस्टर के साथ बात करते हुए अपनी सर्विसेज को अप एंड डाउन उनको मैनेज करना, वो सारा कुछ देख रहे होंगे। और इसके साथ स्केल अप स्केल डाउन की फैसिलिटी भी देते हैं। अगर आप उसको इनेबल करते हैं ऑटो स्केल इन क्लाउड प्रोवाइडर्स पे, तो आप ये देखेंगे कि जब 3 नोड्स की जरूरत है वर्चुअल नोड्स की, तो वो 3 चल रहे होंगे। आप चाहते हैं कि जी मेरी सर्विस अगर ज्यादा लोड आए तो वो नोड्स को बढ़ा दे, तो वो खुद ब खुद बढ़ा देगा, तो इसको ऑटो स्केल कहते हैं इसमें। अच्छा, एजाइल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस इज पार्ट ऑफ डेवऑप्स। आई होप आप सारों को पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जरा क्विक करूंगा। एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में सबसे पहले ये कि आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं किसी भी आइडिया को, और फिर डिजाइन करते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोटोटाइप। फिर उसके बाद आप आइट्रेशन करते हैं, जिसमें आपकी डेवलपमेंट होती है, डेमोज होते हैं, फीडबैक होता है, जो भी आपने करना है वो सारा कुछ है। फिर आप उसमें आइट्रेशन में डेमो, फीडबैक, ये वो क्वालिटी एश्योरेंस सारा कुछ करते हैं, और फिर डिप्लॉयमेंट होती है। और ये एजाइल का मॉडल जो है ये स्प्रिंट की सूरत में रन होता है। स्प्रिंट से मुराद ये है, मैराथन नहीं होती कि जी 6 महीने का प्रोजेक्ट आपने 6 महीने का डिजाइन कर दिया और अब लगे हुए, नहीं, या 3 साल का या 5 साल का, वो पुरानी मेथोडोलॉजी, जिसको वाटरफॉल कहा जाता था। आजकल ये है एजाइल स्क्रम। एजाइल स्क्रम का मॉडल सिंपल ये है कि आप 2 हफ्ते की मिनिमम स्प्रिंट रन करते हैं, और सारे अपने जो जो आपके डेवलपर्स हैं, जो भी सिस्टम का हिस्सा हैं, उन सारों को आप टास्क असाइन करते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। कोई कहते हैं जी टास्क है, कोई कहते हैं स्टोरी है, और इंपॉर्टेंट ये होता है कि हर टास्क के अगेंस्ट कोई नंबरिंग भी की जाती है। नंबरिंग इस वजह से की जाती है कि उसकी वेटेज की जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक टास्क है जो 8 घंटे में होना है और एक साहब ने करना है, तो आप उसको 8 नंबर भी दे सकते हैं, 4 नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन उसको आपने कंपनी में क्वांटिफाई करना है कि 4 नंबर का मतलब ये है कि एक पर्सन का 8 घंटे, या 8 नंबर का मतलब है कि एक पर्सन के 8 वर्किंग आवर्स जिसमें उसने इस प्रोसेस पे काम किया है। और उसके साथ साथ आप एजाइल डेवलपमेंट में कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, डिलीवरी और टेस्टिंग को कैसे एंगेज करते हैं। एजाइल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो जो आपकी टीम है जिस डेवलपमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो सारी टीम डेली स्टैंड अप मीटिंग्स करती है। 15 से 20 मिनट की मीटिंग होनी चाहिए डेली, जिसमें आप ये देखें कि जी आज क्या काम करना है, कल क्या काम हुआ था, जिसमें सेकंड में देखें प्रोडक्ट स्टेज क्या है, बैकलॉग्स, भाई कल की बैकलॉग्स क्या है, या इस पूरे स्प्रिंट की बैकलॉग्स क्या है, और फिर आप देखें कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी। और आप ये सारा यूजर इनपुट लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कोई काम किया, या मेरे किसी टीम मेंबर ने काम करना था, और उसकी रिक्वायरमेंट थी कि जी बाबर ने इसके ऊपर घंटे लगाने हैं क्योंकि उसका काम रुक रहा है और वो नहीं कर पा रहा। तो ये डिस्कस किया जाएगा कि भाई आपका काम का ब्लॉकर क्या है। ब्लॉकर को सामने रखते हुए बाबर को वो टास्क प्रायोरिटी के हवाले से डिजाइन असाइन किया जाएगा। अगर वो प्रायोरिटाइज ज्यादा कर रहे हैं कि भैया आप इसके साथ टाइम लगाएं और इस मसले को हल करें, 4 घंटे 2 घंटे। अगर आप गौर करें सारे प्रोसेस में, तो बहुत ज्यादा आपकी जो डिस्कशन है आपस में कोलैबोरेटिव है, चाहे वो सॉफ्टवेयर लेवल से है, चाहे वो आपकी डिजाइन के हवाले से है, चाहे वो आपकी टेस्टिंग के हवाले से है, चाहे वो डिलीवरी के हवाले से है, चाहे वो कंटेंट इंटीग्रेशन है। सो अगेन ये 2 प्रोसेस हैं, एक है कोलैबोरेटिव बिहेवियर यानी कल्चर, दूसरा है आपका यूजिंग ऑफ टूल सेट्स। सो एजाइल
के अंदर ये मेथडोलॉजी है डेवलपमेंट की, एजाइल स्क्रम मॉडल है, इसको आप किसी भी टूल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से टूल्स चल रहे हैं, जीरा के नाम से टूल चल रहा है, कुछ और टूल भी चल रहे हैं जो इस तरह का काम करते हैं, तो बड़ी आसानी से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर आप गौर करें तो कंटिन्यूस फीडबैक इसके अंदर आपको नजर आएगी कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर ये फीडबैक का एलिमेंट है। यानी अब एक कोडर कोड कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो साइलो में बैठ के कोड करी जा रहा है और साथ किसी को बता नहीं रहा, डेली स्टैंडअप्स में हिस्सा नहीं ले रहा, जो बैकलॉग्स का प्रॉब्लम है उसको नहीं देख रहा, या प्रोसेस का जो जो फ्लो चार्ट है उसके अंदर उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारा कुछ उसका हिस्सा होगा। ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है ना सामने, जिसमें एजाइल डेवलपमेंट के साथ आप यूटिलाइज करते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस टेस्टिंग एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ टास्क डेवऑप्स इंजीनियर के। लाजमी नहीं है कि ये जिस तरह लिखा हुआ एग्जैक्टली इसी तरह ही हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल्स ज़्यादा हाई होती हैं, किसी की सिस्टम डिप्लॉयमेंट की या सिस्टम को रन करने की ज़्यादा होती हैं। तो अगर तो आपकी सिस्टम एडमिन वाली स्किल्स ज़्यादा हैं तो अब लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको नजर आएगा कि जी बी एन एक्सीलेंट सिस्टम एडमिन। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आपके जो सिस्टम के प्रोसेस हैं जिसमें डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्चुअलाइजेशन है, सर्वर्स को मैनेज करना है, लिनक्स विंडोज के सर्वर्स हैं उनको मैनेज करना है, नेटवर्क और स्टोरेज को अटैच करना, उसके प्रॉब्लम्स को समझना, और फिर थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि जब आप बात करते हैं ना डेवऑप्स की, तो आपको कुछ ना कुछ YAML और XML टाइप की चीज़ों से ना आपको इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ता है। अब हम बात करें राइट साइड पे, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की क्या हैं चीज़ें, तो सॉफ्ट स्किल्स आर मस्ट हैव। ऑब्वियसली सॉफ्ट स्किल तो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें आप डिस्कशन, कोलैबोरेशन, ये सारा कुछ होगा, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें। फिर ऑटोमेशन और टेस्टिंग टूल्स की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। फिर थोड़ा बहुत आपको टेस्टिंग के हवाले से नॉलेज भी होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट है कि आपको सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी पता हों जो कि ऑर्गेनाइजेशनल के सारे प्रोसेस को कंप्लाई करें। सो हमारी प्रेजेंटेशन जनाब यहाँ पे हो गई है ख़त्म। अब मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा इसको डिस्कशन को ज़रा आगे लेके चलें, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हम उन सवालों पे आ जाए। जरीन का क्वेश्चन था, कैन वी यूज जंकिन फॉर CI एंड बोथ? और इसी तरह दूसरा भी क्वेश्चन है इनका कि एज वी यूज टू मच टूल्स फॉर दिस प्रोसेस, इज दिस बेस्ट अप्रोच टू मैनेज सच मैनी टूल्स? मैंने 3-4 दफ़ा ये बात कही है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम से कम टूल्स इस्तेमाल करें जो बहुत मैंडेटरी हैं जिस काम के लिए हैं। इस पे मैं आपकी रिकमेंडेशन बार बार गिटलैब की कर रहा हूँ। गिटलैब की रिकमेंडेशन के पीछे कोई और खास बात नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि जी आप CI/CD का प्रोसेस, टेस्टिंग का प्रोसेस, ये सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो पुराने इस प्रोसेस में लगे हुए और वो जेनकिंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। जेनकिन के जरिए भी CI और CD दोनों के काम हो सकते हैं, लेकिन जेनकिन के जरिए कोड की मैनेजमेंट नहीं होगी। कोड की मैनेजमेंट के लिए आपको बैक पे उससे पहले कोई ना कोई ऐसा टूल सॉफ्टवेयर चाहिए होगा ये काम कर सके। तो अगर आप गिटलैब की बात करें तो वो जेनकिन के काम भी करेगा और आपका CI/CD का काम भी करेगा। इस पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। अभी इंशाल्लाह मैंने खुद भी प्रोसेस स्टार्ट किया है दोबारा वीडियोस बनाने का, तो इस तरह की बहुत सी वीडियोस आपको उसमें इंशाल्लाह मिलेंगी। डेवऑप्स के हवाले से भी इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। कोई और क्वेश्चन अगर किसी का हो? जी, क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम गुड रिसोर्सेज टू सेट अप अ सैंपल VM एंड लर्न ऑल दीज टूल्स? अच्छा, मैं आपको एक सिंपल तरीका, आपने अगर लर्न करना है आप gitlab.com पे जाएं, ठीक है, अपना अकाउंट वहाँ पे बनाएं। आप आपके जो डॉकर हब पे जाएं, hub.docker.com, ठीक है, आप ये सारा काम वहाँ पे, ये जो कंटेनर रजिस्ट्री का काम वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों पे ये जो भी चीज़ें हैं ये पब्लिक होंगी। लर्निंग है ना, आप चाहते हैं जी आपने कंटेनर का कोई और प्रोसेस करना है, यानी आपने कुबरनेटिस को सीखना है, तो आप कुबरनेटिस का एक सिंगल नोड क्लस्टर भी सेटअप कर सकते हैं किसी VM पे। और आप ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिस तरह आपका Amazon है, AWS जिसको हम कहते हैं, जिस तरह आपका
गूगल क्लाउड है, और बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या फिर आपका अजूर है, तो वहाँ पे आपको फ्री अकाउंट नॉर्मली मिल जाते हैं, जो आपको कुछ ना कुछ जो है ना आपको क्या कहें क्रेडिट दे देते हैं, और आप वहाँ पे अपनी वीएम करना चाहें तो वीएम कर सकते हैं, लेकिन वीएम पे अपने रिसोर्सेज ज़ाया ना करें। मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप वहाँ पे कुबरनेटिस को जाके इस्तेमाल करें, डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री को इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप वीएम सेटअप करेंगे, वीएम के अंदर टूल सारे सेटअप करेंगे, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स आपको दे रहे हैं उन पे आप अगर काम करें तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा जी, ये TFS 2017 और जू डेवऑप्स पुराना तो मुझे पता है जावेद के बिल्कुल ये सेम थे, TFS तो बेसिकली है। अच्छा ये यस, ये दोबारा क्वेश्चन आया रवीज का कि जी हाउ कैन अ सिस्टम इंजीनियर कैन टेस्ट कोड्स फ्रॉम गिटलैब। देखिए, कोड को टेस्ट को इनिशिएट करना तो गिटलैब ये काम करेगा, लेकिन टेस्टिंग आपने लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम है पाइथन का, और आप पाइथन के प्रोग्राम के अंदर टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको पाइथन के टेस्टिंग के टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे और टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन उसको इनिशिएट करना अंदर आपके टेस्ट का उसके अंदर लिखना है, और जो कमांड्स रन करते हैं टेस्ट के लिए वो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। सो इट्स क्वाइट इजी। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ ऑल्सो शेयर। अच्छा, कुबरनेटिस अगर आपने लर्न करना है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कुबरनेटिस को रन कर सकते हैं ओपन सोर्स एजुकेशन .net पे। आपने डॉकर लर्न करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। आप दोनों चीजें अपनी लोकल डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे ये सेटअप कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आफ्टर कोडिंग फ्रॉम बिल्डिंग एन इमेज टू डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन इज डॉकर एंड कुबरनेटिस इनफ फॉर ओवरऑल प्रोसेस। देखें, डॉकर और कुबरनेटिस का इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल है। ये दोनों टूल्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आप सॉफ्टवेयर को पैकेज करें, बिल्ड करें, उसके अंदर टेस्ट करके जो आपने पैकेज डेवलप किया है उसको एक प्लेटफॉर्म के हवाले कर दें जो उस प्लेटफॉर्म को चलाए, ठीक है ना, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है कुबरनेटिस। सिंपल सा प्रोसेस है। डॉकर आपके उस सॉफ्टवेयर का पूरा जो पैकेज है वो छोटा सा पैकेज बना देगा। अच्छा, एजाइल और डेवऑप्स में डिफरेंस क्या है? अच्छा, एजाइल और डेवऑप्स में देखें, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है, और डेवऑप्स जो है ये टूल सेट ऑफ टूल्स और एक कल्चर है। बेसिकली दोनों एक दूसरे से समझ लें कि इंटरकनेक्टेड हैं। डिफरेंस मैं नहीं कह सकता कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल के अंदर आप जाके, तो आई थिंक सो, मेरी जितनी नॉलेज है उसमें आई थिंक सो कि ये दोनों एक ही काम करते हैं। एक काम से मुराद दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जी सर, रिलायबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी भी डेवऑप्स की अम्ब्रेला के अंदर आती है। यस, डिजास्टर रिकवरी और आपकी रिलायबिलिटी, स्केल अप स्केल डाउन करना, आपकी जो हर चीज को मैनेज करना, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू गो फॉर कुबरनेटिस। कुबरनेटिस बेस्ट है इस काम के लिए। आप डिजास्टर रिकवरी भी उस पर कर सकते हैं, आपकी रिलायबिलिटी भी आएगी। इवन आजकल जो प्रोसेस चल रहा है उसको मल्टी क्लाउड कहते हैं, कि आपके एक क्लाउड के अंदर आपकी चीजें चल रही हैं और आप दूसरे क्लाउड पे वो चीजें चलाना चाह रहे हैं, यानी किसी वजह से वो डाउन हो जाए तो यू कैन रन दैट। डेवऑप्स के अंदर कुबरनेटिस इज बेस्ट टू बेसिकली अचीव ऑल दीज रिक्वायर्ड थिंग्स, रिलायबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी, आपकी स्केलेबिलिटी, स्केल डाउन, और बहुत सी चीजें हैं जो करता है। अच्छा, फॉर लारावेल we can write test in the Laravel as well. If we are using Laravel, then should we write test in Laravel? And देखिए, Laravel का टेस्ट ऑब्वियसली Laravel में लिखा होगा, ये जो भी उसका प्रोसेस है। GitLab का काम उस टेस्ट को इनिशिएट करवाना है, और इनिशिएट करने के बाद उस टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको रिटर्न करना है। GitLab एज अ मैनेजमेंट टूल है जो सारे प्रोसेस को मैनेज करेगा। टेस्ट जो होगा वो आपने खुद लिखना है, और उसको इंश्योर करना है कि वो सिस्टम रन कर रहा है जो कि GitLab कर रहा है, और फिर उस टेस्ट को आपका उस टेस्ट का रिजल्ट आपको दे रहा है, और उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि जी ये मेरा सिस्टम का टेस्ट फेल हुआ है या पास हुआ है। पास होगा, अदरवाइज वो फेल कर देगा। GitLab यूनिट टेस्ट रन कर रहा है या एंड यूजर? देखिए, GitLab प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर टेस्ट रन होगा, लेकिन जो यूजर है उसने अपनी CI फाइल के अंदर लिखा हुआ है, CI/CD की जो फाइल है GitLab की, उसमें डिफाइन किया हुआ है कि जी मेरा टेस्ट की कमांड्स कौन सी हैं और इनिशिएट होंगी। इनिशिएशन और उसको रन करना काम GitLab का है। अच्छा, हाउ कैन वी डिसाइड विच टूल इज बेस्ट फॉर CI, जेनकिंस एंड सर्कल CI? अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कुबरनेटिस पे मैं आता हूँ, मैं लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ।
देखिए डिसीजन आपकी उस चॉइस पे भी है। नॉर्मली होता है कि कंपनीज के अंदर ना कुछ सीनियर लोग होते हैं जिसका जिस टूल पे ज्यादा हाथ बैठा होता है वो वही चल रहा होता है और वो फिर नई टीम को सिखाते हैं। और एक टूल से दूसरे टूल पे जाना भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन आपने बेसिकली डिसाइड इस बात पे करना होता है कि जो आपका काम है उस काम के ऊपर किस टूल की रिक्वायरमेंट या आपकी रिक्वायरमेंट कौन सा टूल फुलफिल कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका टूल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप ही बेस्ड है। सर्कल सीआई का काम है, जेनकिंस का काम टेस्टिंग और सीआई दोनों का काम है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन भी करता है, इवन डिलीवरी भी करता है। और लेकिन अगेन आप किसी ऐसे टूल को डिसाइड करें जो एक मैनेजमेंट में आसान हो और उसके ज्यादा प्रोसेसेस उस एक टूल में मौजूद हो। जो अभी तक मेरी नजर से तो गिटलैब ही गुजरा है, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनकिंस एंड गिटलैब? जेनकिन जो है वो सोर्स कोड को मैनेज नहीं करता, गिटलैब सोर्स कोड को मैनेज करता है, सीआई और सीडी का काम दोनों करता है। तो जेनकिन से काम नहीं करता, जेनकिन सिर्फ सीआई है जो कि टेस्ट रन करता है और उसको डिप्लॉय करता है। अच्छा जी, फॉर अ डेवऑप्स डेवलपमेंट स्किल्स इज मैंडेटरी। देखें तो बेसिकली ना डेवऑप्स के अंदर मैंने आपको पूरा इस डिस्कशन में कहा है कि दो चीजें डोमिनेट करती हैं किसी की। जिस तरह मैं सिस्टम एडमिन साइड पे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरा सारा कैरियर 1998 से सिस्टम एडमिन और क्लाउड और इस तरह की चीजों पे ज्यादा है। सो मैं डेवलपर नहीं हूँ एक्टिव, लेकिन प्रोसेस मुझे पता है कि भाई ये प्रोसेस जो है इनको कैसे रन किया जाता है, डेवऑप्स के साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस हैं और किस तरह लेके चलना है। सो डेवलपर का हो सकता है कि उसको डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस का पता तो है लेकिन वो डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को नहीं लेके चलता। सो डेवलपमेंट करना और डिप्लॉयमेंट दोनों दो हिस्से हैं, किसी का भी एक हिस्सा ज्यादा डोमिनेट कर सकता है और पता होना चाहिए। Kubernetes manage different microservices. How does it prioritize? अच्छा, मैं समझा नहीं हूँ आपका ये सवाल कि प्रायोरिटाइज किस तरह करता है। ये मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की। Kubernetes एक प्लेटफॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसका ये काम है कि आप उस पर जो सर्विस रन करते हैं तो वो हर सर्विस को लेके चलता है कि भाई इस सर्विस के अंदर मैंने जो है ना आपका सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म करना है जेनेरिक में। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी एक सर्विस को आप समझते हैं कि इसके ऊपर जब वर्कलोड है हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोड आएगा, तो आप सिस्टम ये कहते हैं कि जी इसको आप प्रोसेस मेमोरी रैम आपका जो जो रिसोर्सेज है वो ज्यादा एलोकेट करो, तो सीपीयू उतना एलोकेट कर दो। तो आप इस तरह थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। लेकिन कौन सी सर्विस को मैनेज में प्रायोरिटाइज किस तरह करना है, आई डोंट गेट योर क्वेश्चन। अच्छा जी, GitLab will initiate postman automated test tool। अगर आप जो स्क्रिप्ट आते हैं, मिसाल के तौर पे आपको मैं ये कहूँ कि आप अपनी कमांड लाइन पे जाके एक स्क्रिप्ट रन करें जो पोस्टमैन के ऑटोमेटेड टेस्ट को रन करे, अगर ऐसा है तो फिर GitLab वो काम करेगा, क्योंकि GitLab जो है एक कंटेनर के अंदर जाके आपकी वही कमांड चलाएगा। बस एक चीज का आपने ख्याल करना है कि GitLab जो कमांड चलाएगा वो एक रनर के ऊपर होगी। रनर का मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये रनर क्या है कि GitLab एक आपका एक सर्वर है, इसी तरह सीआई इंजन्स के भी रनर होते हैं। सर्वर जो है हर टास्क के लिए किसी को डेलीगेट करता है कि ये टास्क करो, तो उसके लिए रनर इस्तेमाल होता है। GitLab के अंदर आपके गिट के अंदर आपके बहुत से जो सॉफ्टवेयर टूल हैं उसका काम क्या है, वो CI/CD सारे काम करेगा। और आप डिसाइड करते हैं कि जी मैंने ये जो कमांड रन की है इसमें फलाना काम होना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैं पोस्टमैन ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट टेस्ट चलाना चाहता हूँ, तो पोस्टमैन ऑटोमेटेड टेस्ट को चलाने के लिए क्या पोस्टमैन का पैकेज उस पर इंस्टॉल होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप गिट से डॉकर से वो पैकेज रिक्वेस्ट करेंगे और उस पैकेज के अंदर जाके आप ये काम कमांड रन करवाएंगे। ये आपके कंप्यूटर पे नहीं हो रहा, ये हो रहा है GitLab रनर के ऊपर। तो ऑब्वियसली ये रन हो सकता है, लेकिन इसको इंश्योर करना कि जो रिक्वायर्ड पैकेजेस आपको चाहिए वो उसके अंदर हैं, ये आपका काम।